हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीड साइकोलॉजी 2022 के लिए जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी से आप कह सकते हो। तो इसके अंतर्गत हमने तीसरी यूनिट के अंदर अधिगम टॉपिक एक उठाया था। अधिगम क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, अधिगम की संकल्पना क्या है, ये सारा हम क्या पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको वो वीडियोज़ जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। चाहे तो आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है आप वो वीडियोज़ देख सकते हो, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इधर आई बटन पे आपको क्लिक करके वो वीडियोज़ तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है, पहले आप वो वीडियोज़ देखिए। अधिगम क्या होता है उसमें हमने पूरी डिटेल से चर्चा की है, उसकी क्या क्या परिभाषाएँ हैं ये भी हमने ट्रिक के साथ क्या है उनको याद किया है। अब देखिए भाई, अब हमें आज के इस लेक्चर के अंदर, इस क्लास के अंदर हमें क्या देखना है। आज हमें यहाँ पे देखेंगे अधिगम के प्रकार, ठीक है, और फिर जो है आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए वो सारी की चर्चा करेंगे। आर.एम. गैने के द्वारा जो अधिगम सोपान की बताई गई उसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए भाई हम चर्चा करते हैं कि अधिगम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो अधिगम के नॉर्मल तौर पे हम देखें, ठीक है, नॉर्मल तरीके से हम देखें तो अधिगम जो है वो दो प्रकार का होता है। मुख्य प्रकार में दो ही प्रकार आते हैं, देखिए आप कौन कौन से। एक तो हमारे पास क्या है, गत्यात्मक अधिगम। ये क्या है हमारे पास, गत्यात्मक अधिगम। और दूसरा है हमारे पास संज्ञानवादी अधिगम। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, गत्यात्मक अधिगम क्या होता है, यानी जब भी हम अपने शरीर का इस्तेमाल, यानी जब भी हम अपने शारीरिक गति के द्वारा कोई चीज़ हम सीखेंगे। शारीरिक गति से मीनिंग क्या रहा है इसका, देखिए आप पहले हम इसके नाम जान लेते हैं कि इसे गत्यात्मक अधिगम को क्या कहते हैं, पेशीय अधिगम, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों द्वारा अधिगम जो अर्जन करने में बहुत सहायता मिलती है, इसलिए इसे पेशीय अधिगम कहते हैं। कर्मेंद्रिय यानी इंद्रियों का इसमें क्या है, हम कर्म इंद्रियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, इसलिए इसे कर्मेंद्रिय अधिगम भी कहते हैं। इसे गामक अधिगम कहते हैं, क्योंकि ये हमारे अंगों की गति से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गामक अधिगम भी कहते हैं। उसके बाद क्रियात्मक अधिगम, क्योंकि ये हम क्रिया करके इसमें सीखते हैं। मूर्त अधिगम, क्योंकि ये हम यदि कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे हम स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है, इसलिए इसे मूर्त अधिगम भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यांत्रिक अधिगम। ठीक है, इसे यांत्रिक अधिगम भी कहते हैं। जैसे रोबोट भी एक क्या है, मशीन की तरह ही काम करता है। तो जो उसमें सूचनाएं पहले हमें क्या है सेव करनी पड़ती हैं, फिर उन्हीं सूचनाओं को आधार मान के वो हमें क्या है कोई ना कोई जानकारी देता है या कोई काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा शरीर क्या है, पहले हमें उसको संकेत देने पड़ेंगे कि ये काम इस तरीके से करना है, इसलिए क्या है इसे हम यांत्रिक अधिगम भी कह देते हैं। देखिए भाई यहाँ पे, अब ये जो अधिगम है, इस अधिगम की क्रिया पहले हम बात करते हैं गत्यात्मक अधिगम, यानी शरीर के अंगों के द्वारा जब उनकी शारीरिक अंगों में गति के कारण जब भी हम कोई ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास गत्यात्मक अधिगम, गामक अधिगम, पेशीय, या फिर ये जो सारे नाम लिखे हैं आप इनमें से किसी भी एक नाम से इसे पुकार सकते हो। अब अधिगम की क्रिया, इसमें अधिगम की क्रिया जो है वो शरीर से लेकर मस्तिष्क की तरफ होती है। यानी पहले शारीरिक तौर पे हम उस वस्तु को सीखने का प्रयत्न करेंगे, तब जाकर के वो हमारे मस्तिष्क में सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर हम उसका उपयोग आगे जो भी हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, उसमें हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए भी यहाँ पे शरीर से मस्तिष्क का मतलब आपको यहाँ से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो साइकिल चलाते वक्त सबसे पहले आप मान लीजिए साइकिल या मोटरसाइकिल का एग्जांपल लीजिए, तो मोटरसाइकिल में आप तब तक नहीं सीख सकते, मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब आप चला के नहीं देखोगे धीरे धीरे, तब तक आप बाइक चलाना सीख नहीं सकते। अगर मान लीजिए एक आदमी आपको क्या है बता देता है पूरा, आप या कहीं से पढ़ लेते हो, ठीक है, आपने पूरा पढ़ लिया कि इसमें अंदर क्लच होता है, गियर होते हैं, ठीक है, फिर इसके अंदर रेस होती है, वो आपको दबानी होती है, यानी जिस तरीके से बाइक चलती है वो सारा आपने पढ़ लिया। लेकिन क्या आप बाइक चलाना सीख गए? क्या आप पहले दिन बाइक चलाओगे तो पूरे परफेक्ट हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या है उसका प्रैक्टिकल नहीं करके देखा। ठीक है, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमने क्या है उस ज्ञान को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन क्या है जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उसके प्रति सचेत नहीं हुई। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम साइकिल चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, तो पहले हम उसको क्या है रेस पे अपना हाथ जो है वो किस प्रकार से एडजस्टमेंट होती है हाथ की, कितनी रेस हमें रखनी है, कब क्लच छोड़ना है, कब ब्रेक लगानी है, वो सारा सिस्टम, कब बैलेंस कैसे करना है, वो सारा सिस्टम हमें समझ में आता है। तो इस तरीके से पहले हमें क्या है
हमें कर्मेंद्रियों का उपयोग किया, फिर वो धीरे धीरे जाकर के सूचनाएं हमारे दिमाग में सेव हुई, तब हमें पता चलता है कि मान लीजिए आगे कोई खड्डा है तब हमें रेस कम करनी है, ठीक है, या फिर ब्रेक लगानी है, वो सारा सूचनाएं धीरे धीरे हमें क्या है उससे हम अवगत हो जाते हैं। तो इस तरीके के ज्ञान को, यानी पहले हम क्या कर्मेंद्रियों का उपयोग करें या शरीर का उपयोग करते हुए हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसमें बाइक वाला एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। उसके बाद टाइपिंग करना, ठीक है, टाइपिंग करने में हमारे पास जो कीबोर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, किसी का भी है, तो उसमें क्या है हम टाइपिंग करते हैं तो शुरुआत में आप देखिएगा टाइपिंग की आपकी स्पीड कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप टाइपिंग करना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिक आपके हाथ चलने लगते हैं। ठीक है, उस कीपैड पे ऑटोमेटिक आपके हाथ चलने लगते हैं, जो आपको टाइप करना होता है वो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको भी हमने क्या है शारीरिक क्रिया के द्वारा सीखा। उसके बाद हमारा ये जो ज्ञान है वो हमारे दिमाग के अंदर सेव हो गया, फिर हमारा दिमाग अपने क्या है सिग्नल भेजता है, उस तरीके से हम क्या वर्क कर पाते हैं आसानी से। तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है हमारे पास संज्ञानवादी अधिगम। जहाँ पे भी आपको संज्ञान शब्द मिलेगा, जहाँ पे भी आपको संज्ञान शब्द मिलेगा, इसका मतलब आपको समझना है कि कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क की, दिमाग की बात हो रही है। ठीक है, हमारे चिंतन की बात हो रही है, हमारे सोचने के तरीके की बात हो रही है। ठीक है, ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं, संज्ञान के अंदर शामिल होती हैं। तो संज्ञानवादी अधिगम क्या है, ये अधिगम जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिगम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। इसमें इसे क्या है, समस्या समाधान अधिगम भी कहते हैं, इसे मानसिक अधिगम भी कहते हैं, इसे ज्ञानेंद्रिय अधिगम भी कहते हैं। अब ज्ञानेंद्रिय में आप देखिएगा, जैसे हमारा कान है, नाक है, जीभ है, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास 5 क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो उन ज्ञानेंद्रियों का यदि हम उपयोग करके सीख रहे हैं कोई भी बात, तो वो किसके अंदर काउंट होगी, संज्ञानवादी अधिगम के अंदर आएगी। जैसे समस्या समाधान अधिगम, मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या आ गई, हम उसका समाधान करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये हम दिमाग से ही तो सोचेंगे। तो इसलिए क्या है, इसको समस्या समाधान अधिगम भी कहते हैं। मानसिक, यानी आप मस्तिष्क में कोई चीज़ें सोच रहे हो तो इसलिए इसे क्या है, मानसिक अधिगम भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर रहे हो इसलिए इसे ज्ञानेंद्रिय अधिगम भी कहते हैं। अब ये देखिए, इसमें इसकी जो प्रक्रिया है, इस अधिगम की प्रक्रिया जो है मस्तिष्क से लेकर शरीर की तरफ होती है, मस्तिष्क से शरीर की तरफ। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि गत्यात्मक अधिगम में शरीर से मस्तिष्क की तरफ ये क्रिया होती है, यानी पहले आप शरीर का उपयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर वो आपके जाके मस्तिष्क में सेव होगा। लेकिन यहाँ पे पहले आप मस्तिष्क का, दिमाग का प्रयोग करोगे, फिर वो आपके शरीर में क्या है, ज्ञान अप्लाई होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे क्या है, आप निबंध लिखते वक्त आप पहले क्या है उस बारे में सोचते हो टॉपिक, ठीक है, उसमें जो भी आपको लिखना है वो पहले आपके दिमाग में आता है, फिर आप उसे हाथों से लिखते हो। इसलिए क्या है, निबंध लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि पहले मस्तिष्क में हमारे पास सूचनाएं आएंगी, उन सूचनाओं का उपयोग करके फिर हम अपने हाथों का उपयोग करेंगे, फिर हम उस निबंध को लिखेंगे। निबंध लिखना किसका उदाहरण है, तो संज्ञानवादी अधिगम का उदाहरण है। सबसे पहले इसमें क्या है, दिमाग का यूज होता है, इसलिए क्या है, मस्तिष्क का यूज होता है, इसलिए इसकी क्रिया जो है मस्तिष्क से लेकर शरीर की तरफ होती है। उसके बाद चिंतन करना, यानी आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सोचते हो, चिंतन कर रहे हो उसके बारे में, तो वो भी किसके अंदर काउंट होगा, वो भी हमारे पास संज्ञानवादी अधिगम के अंदर आएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें क्या है, आप यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है इंजीनियर और कारीगर। इंजीनियर और कारीगर का आप एक एग्जाम्पल याद रखोगे कि जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर है, उसने क्या है नक्शा बनाया और फिर उस नक्शे को देख करके कारीगर या मजदूरों ने क्या किया, वो इमारत पूरी क्या है बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो अब देखिए भाई, इंजीनियर किस अधिगम का उपयोग कर रहा है, इंजीनियर जो है वो किस अधिगम का, गत्यात्मक या संज्ञानवादी अधिगम का प्रयोग करेगा। आपको बताना है कि इंजीनियर जो है उसके पास संज्ञानवादी अधिगम है, क्योंकि वो मस्तिष्क से सोच करके नक्शा बना रहा है। ठीक है भाई, तो वो सबसे पहले अपने दिमाग का यूज करते हुए कि कौन सा कमरा कहाँ पे बनेगा, रसोई कहाँ पे होगी, बाथरूम वगैरह कहाँ पे बनाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें उसने अपने दिमाग से नक्शा, उसके दिमाग की उपज है वो नक्शा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको संज्ञानवादी अधिगम कहेंगे। उसके बाद उस नक्शे को देख करके कारीगर ने क्या किया, पूरी इमारत या बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। तो ये किस प्रकार का अधिगम है, ये आपके पास गत्यात्मक अधिगम। ठीक है भाई, यानी जो हमारे पास ज्ञान है उसको क्या है, हम क्रिया के द्वारा एक मूर्त रूप दे देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है वो हमारे पास क्या है, गत्यात्मक अधिगम के अंदर आएगा।
ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया इस तरीके से मैंने इसको लिख रखा है, आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आसुबेल। अब अधिगम के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण आसुबेल और गैने ने क्या है जो सोपान की बताई थी वो महत्वपूर्ण है। उसको पढ़ने के लिए हमें क्या देखना है, आसुबेल। आसुबेल ने, ये डेविड आसुबेल इसका पूरा नाम है, डेविड आसुबेल, ठीक है। आप इसको पूरा नाम भी इसका याद रख सकते हो, डेविड आसुबेल, या फिर आप इसे शॉर्ट में आसुबेल भी कहोगे। आसुबेल ने क्या कहा कि अधिगम जो है उसके मुख्य 4 प्रकार होते हैं। आसुबेल ने बताया अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना और अन्वेषण द्वारा सीखना। अब देखिए एक एक की हम बात करते हैं। अभिग्रहण सीखना क्या होता है? मान लीजिए आपने क्या है, कोई चीज़ें आप क्या है मान लीजिए लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कोई चीज़ें सुन करके याद कर रहे हो, लिख करके या सुन करके आप याद कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं अभिग्रहण करना। आप बार बार उसको लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो याद करने की, तो वो आपके धीरे धीरे क्या है आपकी अंतरात्मा में या दिमाग में क्या है ग्रहण हो जाएंगी। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिग्रहण सीखना। तो पहला पॉइंट क्लियर है, अभिग्रहण सीखना। ये आपको चारों नाम याद रखने हैं। आसुबेल ने क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि निम्न में से आसुबेल ने अधिगम के प्रकार नहीं बताया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अधिगम का आसुबेल ने नहीं बताया? तो 3 ऑप्शन हो सकता है, यहाँ से वो एक ऑप्शन कोई और हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इनका क्रम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको इसका पता होना चाहिए। अभिग्रहण सीखना क्या है, लिख करके सीखना है, रट करके सीखना, यानी आप बिना किसी भी चीज़ का अर्थ ग्रहण किए बिना, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश के ऐसे वगैरह पैराग्राफ वगैरह याद करते थे, तो बचपन में क्या है हम उसे रट के याद किया करते थे। एक एक लाइन को 10-10 बार पढ़ना, 15-15 बार पढ़ना, हमें उसका मीनिंग पता ही नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम उसे रट के याद कर लेते थे। तो वो क्या है हमारे पास रट करके सीखना है, उसको आसुबेल ने क्या कहा, रट करके सीखना। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा, अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना क्या है, सबसे बढ़िया माना जाता है अर्थपूर्ण सीखना। यानी आप जब भी कोई चीज़ सीख रहे हो, आप उसमें उसका पूरा अर्थ ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, आप उसका पूरा अर्थ ग्रहण करके सीख रहे हो, तो वो क्या है हमारे पास अर्थ ग्रहण, अर्थपूर्ण सीखना क्या कहलाता है, अर्थपूर्ण सीखना। और ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट है, अर्थपूर्ण सीखना ये क्या है, अधिगम का सर्वोच्च स्तर है। किसके अनुसार? आसुबेल के अनुसार। आसुबेल ने क्या है अर्थपूर्ण सीखने को सबसे महत्वपूर्ण माना, महत्वपूर्ण, ठीक है भाई, महत्वपूर्ण, ठीक है। तो आसुबेल के अनुसार इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो आपको बताना है अर्थपूर्ण सीखना, क्योंकि इसमें क्या है चीज़ों का हम अर्थ ग्रहण करके फिर सीख रहे होते हैं, इसलिए क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए चौथा हमारे पास है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखने को हम खोज द्वारा सीखना भी कहते हैं। तो जब मान लीजिए हम क्या है कोई भी चीज़ों को जब हम नया नियम बना के सीखते हैं, जिसके मान लीजिए क्या है एक सड़क पे कई लोग जा रहे हैं, मान लीजिए एक क्या है आगे कोई नदी है, ठीक है, आगे छोटी सी एक नदी है, तो उस नदी को सीधा हम क्रॉस नहीं कर सकते, उसके क्या है 1 किलोमीटर इधर हमें जाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर से जाना पड़ता है, एक पुलिया है उसके ऊपर से हमें जाना पड़ता है। लेकिन एक आदमी आता है, उसने देखा कि मुझे तो जल्दी से पार करनी है, 1 किलोमीटर मैं इधर घूम के नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया, बहुत सारी उसके पास लकड़ियाँ इधर पड़ी हुई थी, उसने क्या किया लकड़ियाँ इकट्ठी की, उसको क्या है उस छोटी सी नदी के ऊपर रखा, उसके ऊपर क्या है मिट्टी वगैरह बिछाई, और उसके ऊपर से अपनी बाइक या जो भी उसके पास था या फिर पैदल जा रहा था, तो वो उसके ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि इसको इस तरीके से भी पार किया जा सकता है नदी को, हमें घूम के आने की जरूरत नहीं है, उसने अपना रास्ता वहाँ से खुद तैयार कर लिया। ये उसके दिमाग की उपज थी, ठीक है, ये उसने खोज करी कि इससे इस तरीके से भी आगे नदी पार की जा सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, खोज करना कहते हैं। आप अपने दिमाग से जब भी आपके दिमाग में कोई नई चीज़ क्लिक करती है तो वो क्या है खोज करना अधिगम के अंदर शामिल की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है अन्वेषण द्वारा सीखना। तो इस प्रकार से आसुबेल में हमें याद रखना, इसने अधिगम के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार। ये चारों प्रकार आपको याद रखने, इसका क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अभिग्रहण सीखना क्या है, रटकर सीखना क्या है, अर्थपूर्ण सीखना क्या है, और अन्वेषण द्वारा सीखना क्या है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण किसको बताया, अर्थपूर्ण सीखने को बताया गया सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए आप, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से आसुबेल से भी पूछा गया, यहाँ से भी पूछा गया। तो RM गेंगे, ठीक है, यहाँ पे GANGE, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, लेकिन हिंदी के अंदर आपको ये गैने वर्ड लिखा मिलेगा, ठीक है भाई। क्योंकि जब हम हिंदी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास इस तरह शब्दावली में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो वो आपको
एक्सेप्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, गैने। इस तरीके से आपको ये बुक में लिखा हुआ मिलेगा अगर हिंदी में आता है तो इसने क्या बताया, इसकी सोपान का मतलब क्या होता है, जब कोई हमारे पास एक क्या है नंबर के अंदर, एक क्रम के अंदर जब हम किसी भी चरणों की बात करते हैं, कोई भी हम जब बात कर रहे हैं उसे के अलग अलग चरणों के अंदर करें तो उसको हम सोपानकी कह देते हैं। ठीक है, सोपान कह देते हैं कि पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर इस तरीके से। ठीक है, तो उसको हम सोपानकी कह देते हैं। तो इस गैने ने क्या बताया, सबसे पहले इसकी पुस्तक कौन सी थी जिसने ये सोपानकी, इस पुस्तक में आपको मिलेगी तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इस बुक का नाम था। इसकी पुस्तक वैसे हमारे रीट में क्या है, परिभाषाएं भी बहुत कम पूछी जाती हैं और बुक्स के नाम भी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो जो हमारे पास एक एक जो बुक आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम उनको थोड़ा बहुत याद करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम याद कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बाई चांस एक क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी हमें। अब देखिए भाई, इस बुक का नाम क्या था, जो गैने द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। और इसमें क्या है, अधिगम के इसने कितने प्रकार बताए, तो यहाँ पे आपको 8 प्रकार मिल रहे हैं। तो इसने अधिगम के कितने प्रकार बताए भाई, 8 प्रकार। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तो सीधा ही बन जाता है कि गैने द्वारा अधिगम के कितने प्रकार बताए गए, तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार बताए गए, 8 प्रकार बताए गए। उसके बाद देखिए भाई, अब सबसे पहले ये जो सोपानकी है, जो इस तरीके से एक पिरामिड्स की आकृति में ये आपको मिल जाएगी। इसमें यहाँ पे ये पहली स्टेज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6, 8 तक इसमें हमने क्या है, अधिगम के जो उसने प्रकार बताए उसको हमने लिख रखा है। सबसे पहला अधिगम कौन सा है, सांकेतिक सीखना। कौन सा है भाई, सांकेतिक सीखना। सबसे पहला अधिगम सांकेतिक सीखना, इसको हम कहते हैं निम्न स्तर का अधिगम। क्या कहते हैं हम इसे, निम्न स्तर का अधिगम, क्योंकि ये अधिगम का पहला चरण है। अधिगम का पहला चरण है, सबसे क्या है, ये कम महत्वपूर्ण है किसी भी चीज को सीखने में। ठीक है, लेकिन अपने आप में क्या है, हर एक चरण जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करें तो वो निम्नतम स्तर कौन सा हो जाएगा, सांकेतिक सीखना हो जाएगा। ठीक है, सांकेतिक सीखना को पावलोव ने आगे जाकर के, पावलोव की थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत, तो उसमें क्या है, किस नियम, गैने का कौन सा नियम वहां पे काम करता है, सांकेतिक सीखना जो है वो पावलोव के नियम में क्या है, वहां पे उसमें प्रयोग होता है या फिर उससे मिलता जुलता है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो पावलोव का जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे अधिगम का, तो उसमें हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि वहाँ पे सांकेतिक सीखना क्या है, किस तरीके से चीज़ों को सीखा जाता है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब भी हम किसी चीज़ को किसी सिंबल के द्वारा यानी प्रतीकों के द्वारा सीखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक सीखना। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक क्या है, एक छोटा बच्चा है। ठीक है, हम उसे कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि तू रोज स्कूल जाया कर। ठीक है, क्या है, रोज यदि वह बालक रोज स्कूल जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, कुछ टॉफियां दे देते हैं, कुछ टॉफियां दे देते हैं। तो वो टॉफियों को देख करके, उसे प्रतीक मान करके उसे खाने में अच्छी लगती हैं, तो फिर वो क्या है, धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है कि मुझे क्या है, टॉफियां मिलेंगी। तो इस प्रकार से यदि कोई काम जो है वो किसी चीज़ को हम आधार मान के कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण कुछ और है। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई संकेत छुपे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक सीखना कहते हैं। ठीक है, या फिर कई बार क्या है, जानवरों को हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, कुत्ते वगैरह हैं, ठीक है, बंदर वगैरह हैं, तो मदारी के पास क्या है, बंदर जो है पूरे क्या है, ट्रेंड होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो भी क्या है, संकेतों के जरिए क्या है, उसे सिखाया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास कौन सा अधिगम का प्रकार है, सांकेतिक सीखना है। उसके बाद देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना, यानी पहले हमारे पास उद्दीपक होगा, फिर उसके प्रति हम अनुक्रिया करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इसको क्या है, किससे रिलेट किया गया, स्किनर। उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है, इसकी बात हम क्या है, स्किनर के प्रयोग में ही करेंगे। ठीक है, या फिर पावलोव के प्रयोग में हम देखेंगे उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है। उद्दीपक आप देख लीजिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उद्दीपक के बारे में। उद्दीपक क्या है, कोई ऐसी वस्तु है जिसे क्या है, प्राणी प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए हमें जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक मान लीजिए व्यक्ति है, उसे क्या है, बहुत भूख लगी है, तो उसके लिए उद्दीपक क्या होगा, उसके लिए उद्दीपक है उसके लिए कि भोजन उसको मिल जाए। तो वो भोजन जो है उसके लिए उद्दीपक का काम करेगा। भोजन को ढूंढने के लिए वो क्या है, अनुक्रियाएं करते रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर भोजन को ढूंढेगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में सोचेगा कि मुझे भोजन कैसे प्राप्त हो, तो वो सारी उसकी अनुक्रियाओं के अंदर शामिल हो जाएगा। उद्दीपक क्या है, उसके लिए भोजन है।
ठीक है। इस तरीके से जब वो उद्दीपन या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया द्वारा सीखता है तो उसे हम उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं। ये दूसरे स्टेज के अंदर आता है। और ये जो गहने का दूसरा प्रकार है ये स्किनर के प्रयोग से मैच होता है, यानी इन दोनों में लगभग क्या हमें समानता दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है हमारे पास सरल श्रृंखला सीखना। सरल श्रृंखला सीखना में क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ठीक है, या फिर उसे दोहरान के द्वारा सीखते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सरल श्रृंखला के द्वारा सीखना। ये भी बात आपको ध्यान रहनी है। उसके बाद चौथा हमारे पास प्रकार आता है शाब्दिक सहचर्या सीखना। यानी क्या है, हमें जब हम शब्दों के द्वारा सीखने लग जाते हैं, ठीक है, हमें कोई काम बता दिया जाता है, हम उसको सुन करके शब्दों के माध्यम से या पढ़ करके हम क्या उसे सीख लेते हैं, तो वो हमारे पास आता है शाब्दिक सहचर्या सीखना। उसके बाद क्या है, विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण मतलब कहीं दो वस्तुओं के अंदर जब हम अंतर करना सीख जाते हैं तो उसे कहते हैं हम विभेदीकरण सीखना। उसे हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण सीखना, यानी हम उनमें विभेद करना सीख गए। जैसे हम क्या है, मान लीजिए एक बच्चा है वो गाय और भैंस में अंतर करना सीख गया, तो ये उसको पता है कि ये दोनों जानवर तो हैं। पहले वो जब छोटा होता है दोनों को ही जानवर मान रहा होता है, गाय को भैंस बुलाता है और भैंस को गाय कभी बुला देता है। ठीक है। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है फिर वो उसमें अंतर उसको पता चलने लगता है। ठीक है। तो वो गाय और भैंस में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण द्वारा सीखना, विभेदीकरण सीखना। उसके बाद है संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय सीखना क्या है, जैसे मान लीजिए एक टीचर ने क्या बताया कि मान लीजिए बच्चों को क्या है पढ़ा रहा है और उस समय उसने एक एग्जाम्पल दिया कि जिसके भी क्या है चार पैर, एक कुत्ते के बारे में मान लीजिए या गाय के बारे में मान लीजिए क्या है, वो एक लेख पढ़ा रहा है, ठीक है, निबंध लिखना बता रहा है। तो उसमें ये बता रहा है कि गाय जो है उसके चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, ठीक है, दो सींग होते हैं। तो इस तरीके से उसने गाय के बारे में क्या है निबंध लिखना बताया। अब बच्चा क्या करता है, उसके मन में आया कि जिसके भी चार पैर होंगे, जिसके दो सींग होंगे, ठीक है, एक पूंछ होगी, तो वो सारी क्या है गाय हैं। तो वो घर पे आके भैंस को देखता है, उसको भी गाय कहने लगता है। ठीक है। धीरे धीरे क्या है, वो जो भी उसको मतलब जो रचना के अनुसार जो टीचर ने बताया था उस निबंध के अनुसार उसे जो भी जानवर दिखाई देता है वो उसको क्या मानने लगता है, वो उसको गाय ही मानने लगता है। ठीक है। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये नहीं होती। तो फिर क्या है, धीरे धीरे जब वो टीचर के पास जाता है फिर उसको क्या है पता चलता है कि ये निबंध जो मैंने लिखा, मान लीजिए उसने उस गाय के निबंध में उसने क्या है भैंस को भी गाय समझ लिया। तो जब टीचर उसका स्पष्टीकरण देता है तो वो बताता है कि हर एक जो है चार पैर वाली और एक क्या है पूंछ वाली और दो सींग वाली गाय नहीं होती, वो भैंस भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको क्या है धीरे धीरे फिर वो जाकर के बताता है कि ये जो है ये काले रंग की है, ठीक है, इसमें क्या है भैंस है और इसके सींग मुड़े हुए, या उसमें क्या है अंतर करने का विभेदीकरण का प्रयोग करते हुए क्या है वो उसमें अंतर करना बताता है। इससे क्या है बच्चे के मन में एक कॉन्सेप्ट बनता है, संप्रत्यय को कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो उसके दिमाग में क्या है कॉन्सेप्ट विकसित होता है कि ये तो क्या है ये तो गायें होती हैं और ये क्या है भैंसें होती हैं। वो अलग अलग पहचानना सीख जाता है, अलग अलग जानवरों को उसमें विभेदीकरण की सहायता से वो अलग अलग तरीके से पहचानना सीख जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संप्रत्यय सीखना, यानी उसके दिमाग में क्या है कॉन्सेप्ट बन गया और वो क्या है इस कॉन्सेप्ट के जरिए क्या है गाय के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट बन गया, भैंस के लिए अलग, ठीक है, पशु पक्षियों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट द्वारा सीखना या संप्रत्यय द्वारा सीखना। उसके बाद नियम सीखना। जब ये संप्रत्यय कॉन्सेप्ट बना लेगा उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए वो नियम भी अपने आप बना सकता है। तो नियम द्वारा सीखना उसके बाद आ जाता है। उसके बाद देखिए भी आठवां जो सबसे सर्वोच्च स्तर है, उच्च स्तर, सबसे निम्नतम स्तर कौन सा था, पहले नंबर वाला सांकेतिक सीखना, और सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, 8 नंबर वाला समस्या समाधान सीखना। यानी अब पूरा वो क्या है 7 जब स्टेज से गुजर जाता है, 8वीं स्टेज पे तब पहुंचेगा जब उसको क्या है जब उसके सामने कोई नई समस्या आए और वो खुद से उसका हल निकालने के लिए तत्पर हो, हल निकालने के लिए अलग अलग रास्ते निकाले, अलग अलग तरह से दिमाग को यूज करे। ठीक है। जब वो पूरे समस्या को हल कर लेता है अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, ठीक है, कोई नया रास्ता खोज निकालता है, तो उसे हम कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। यानी उसके सामने अचानक कोई समस्या आ जाए तो वो पूरे जो स्टेप हैं जो उसने आज तक सीखा, 7 जो चरण ये सीखने के हुए, यानी 7 चरणों का उपयोग करते हुए जब वो समस्या को एक नए तरीके से हल करना सीख जाता है तब हम कहते हैं समस्या के समाधान द्वारा उसने अधिगम प्राप्त कर लिया। यानी उसके अंदर एक क्या है
समस्या समाधान का कौशल विकसित हो चुका है, यानी वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, उसकी कोशिश है उसको क्या है अलग तरीके से हल कर सकता है। तो ये आता है हमारे पास समस्या समाधान सीखना। गैने ने सबसे निम्नतम स्तर जो है वो सांकेतिक सीखने को बताया, उच्च स्तर जो है वो समस्या समाधान सीखने को बताया। अब इसमें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन तीसरा जो इसका प्रकार है सरल श्रृंखला सीखना। यहाँ से एक बार रेट में क्वेश्चन पूछा गया कि एक क्या है लड़की है और वो क्या है अपना जब स्कूल से वापस आती है घर तो वो अपना बैग जो है वो कहीं फेंक देती है, जूते उतार के कहीं फेंक देती है, ठीक है, और अपना कोट वगैरह या ड्रेस वगैरह उतार के कहीं और उसको मतलब फेंक देती है और कपड़े जो है दूसरे पहन लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी माताजी जब एक दिन वो आती है, वो रोज ही ऐसा करती है, तो एक दिन क्या उसकी माताजी कहती है अरे तू बेटी ये गलत कर रही है, तुझे क्या करना है, ये जो कपड़े हैं इसको तूने वहाँ पे खूंटी पे टांग के आना है, ठीक है, बैग को इस जगह टेबल पे रखना है, जूतों को उधर रखना है इस साइड, ठीक है। तो वो उसको जब वो कमरे में आती है तो उसको वापस वो चीज़ें करने के लिए कहती है, पहले जा इसको सही ढंग से रख के आ, फिर मैं आगे आने दूंगी, ठीक है, या फिर तुझे खाना मिलेगा, ऐसा कुछ कह देती है। तो फिर क्या है, वो उस धीरे धीरे क्या है वो दूसरे दिन आती है, फिर वो भूल जाती है, दूसरे दिन आके फिर वो इधर उधर बैग फेंकने लगती है, ठीक है। फिर उसकी माँ उसे क्या है याद दिलाती है कि तूने मैं कल भी समझाया था, आज तुझे फिर समझा रही हूँ, पहले इसको सही रख के आ ढंग से। तो फिर वो दूसरे दिन उसको क्या है सही ढंग से रख के, फिर वो तीसरे दिन आती है, तीसरे दिन क्या है धीरे धीरे उसमें चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, ठीक है, उसमें धीरे धीरे क्या है चेंज आने लगता है। और पांचवें छठे दिन क्या है वो पहले सीधा अपने घर के अंदर आती है, बैग को एक निश्चित जगह पे रखती है, जूतों को निश्चित जगह पे रखती है, और जो उसके ड्रेस वगैरह है उसको उतार के क्या है साइड पे एक क्या फिक्स जगह पे रख देती है। धीरे धीरे उसने ये जो अधिगम किया, एक श्रृंखला बना करके उसने सीखा, धीरे धीरे सीखा, उसको हम कहते हैं सरल श्रृंखला द्वारा सीखना। तो वहाँ पे 3-4 प्रकार दे रखे थे कि वो भेदीकरण सीखना है, संप्रत्यय सीखना है, या उद्दीपन अनुक्रिया सांकेतिक सीखना है। तो वहाँ पे हमें बताना था कि ये इस प्रकार का सीखना, स्टेप बाय स्टेप सीखना क्या है, किसके अंदर काउंट होगा, तो वो हमारे पास सरल श्रृंखला के अंदर काउंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। 1 से 4 नंबर तक, 1 से लेके 4 नंबर तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 1 से 4 तक की बात करेंगे तो ये हमारे पास है व्यवहारात्मक पक्ष, इसको हम कहते हैं व्यवहारात्मक पक्ष, क्योंकि ये जो है 1 से लेके 4 तक ये परिवर्तन जो है हमारे व्यवहार में आते हैं, ठीक है, यानी इसमें हमारे व्यवहार में चेंज जो है वो देखे जा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं व्यवहारात्मक पक्ष कहते हैं। और 5 से लेके 8 तक, यानी ये जो ऊपर वाले 5, 6, 7 और 8 ये जो चेंज हैं ये हमारे मस्तिष्क के अंदर होंगे। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट बनेगा हमारे मस्तिष्क के अंदर बनेगा, ठीक है, हम नियम बनाएंगे मस्तिष्क के अंदर, किसी समस्या का समाधान सबसे पहले जो आइडिया आएगा हमारे दिमाग में आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं। उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अधिगम की सोपानकी जो है वो क्या है सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। यानी यहाँ पे अधिगम जो है वो सरल था, थोड़ा बच्चों को हम सिखा रहे थे, उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो समस्या समाधान तक हम पहुँच गए, यानी इसके उच्च स्तर तक पहुँच गए। तो निम्न से उच्च तक जा रहे हैं, इसलिए इसे सरल से जटिल की ओर भी कह देते हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें आप बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही, एक बार वीडियो क्या है रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए, तो आपको बातें निश्चित ही समझ में आ जाएंगी। दोबारा से फिर इसमें ध्यान रखिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। ये आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए, इसमें क्रम महत्वपूर्ण है, तो ये आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी आए कि गैने द्वारा अधिगम का 5वां प्रकार कौन सा बताया गया, तब तो आपको 5वां एग्जैक्ट पता होगा, तभी आप बता पाओगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो ये हमें क्या है सर्वोच्च स्तर पूछेगा तो समस्या समाधान, निम्न स्तर पूछेगा सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना निम्नलिखित में से सांकेतिक सीखने की व्याख्या कौन करता है, पावलोव करता है, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया की व्याख्या कौन करता है, स्किनर करता है, ठीक है, या फिर स्किनर का उपयोग उद्दीपन अनुक्रिया से क्या है मेल खाता है, ठीक है। ये बातें आपको क्या है याद रखनी है। ये क्या है सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। 1 से 4 तक व्यवहारात्मक पक्ष होते हैं, 5 से 8 तक संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं। इसके बाद एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक ये तो क्या है पशु भी ये अधिगम कर सकते हैं और मानव तो कर ही सकता है, पशु भी कर सकते हैं, मानव भी कर सकते हैं। लेकिन ये 4 से लेके 8 तक के, 4 से लेके 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या है जानवरों में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाते हैं, मनुष्य ही कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेके 3 तक
जो पशु और मानव ये दोनों ही अधिगम कर सकते हैं, पशु भी कर सकते हैं, मानव भी कर सकते हैं, लेकिन केवल मानव कौन कौन सा करेगा, तो 4 से लेके 8 तक जो है वो अकेला मानव ही कर सकता है। ठीक है, पशु नहीं कर सकते। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट लर्निंग ये पशुओं के बस की बात नहीं है। पशु सिर्फ तीन चरणों तक ही अधिगम करते हैं, सरल श्रृंखला द्वारा सीखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सरल श्रृंखला के अंदर कि जैसे बंदर को सिखाना है, ठीक है, डॉग को ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस वाले या फिर आर्मी के अंदर डॉग जो है वो पूरे क्या है ट्रेंड होते हैं, वहाँ पे उनका क्या है किसी समस्या के समाधान में उनका उपयोग किया जाता है। तो सिर्फ 3 तक ही वहाँ पे अधिगम पशु कर सकते हैं, मानव तो कर ही सकता है, मानव तो 8 के 8 कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन पशु अकेले कितने करेंगे, 3, और अकेला मानव जो है वो कितना करेगा, 8। ठीक है, 8 के 8 कर पाएगा और 4 से लेके 8 तक केवल मानव कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। जब हम किसी भी सिद्धांत को पढ़ेंगे तो इसी तरीके से उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का समावेश हम एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आज तक पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे फिर वो पूछे जाने की संभावना बनती है। इसलिए क्या है, वीडियोज़ को आपको लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट भी करिएगा आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम क्या है नेक्स्ट मैथ्स की लेवल 2 और लेवल 1 के लिए जो क्लासेस हैं, अभी जो कॉमन टॉपिक हैं यदि उसमें आ रहे हैं तो आपको वो भी मैथ्स की क्लासेस देखनी चाहिए, लेवल फर्स्ट में आ रहे हैं तो। और साइंस की क्लासेस जो हैं उसका टाइम जो है वो शाम को 5 बजे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले सुबह 8 बजे जो है वो हमारी साइकोलॉजी की क्लास आएगी और 11 बजे के आसपास क्या है आपको मैथ्स की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी क्लासों में थोड़ा डिले हो सकता है। डिले का मतलब क्या है, कभी बीच में गैप हो सकता है कि एक आधा दिन क्लासें ना भी हों, 2 दिन ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है रीट के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने में अभी थोड़ा समय जाता है। और मुझे क्या है अभी 1-2 स्कूलों में भी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें क्या है पहले बच्चों को टाइम देना पड़ता है वहाँ पे, उसके बाद ट्यूशन वगैरह थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो सब कुछ करना पड़ता है। तो अब अभी आपको क्या है थोड़ा बहुत जो है वो डिले हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपको क्लासें जो हैं वो 1-2 दिन बाद आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, यानी आपके रीट का एग्जाम होने से पहले हमें 1-1.5 महीना पहले क्या है पूरा सिलेबस कवर कर देंगे ताकि उसके बाद आपसे रिवीजन कर पाओ। और जब हमारा एक चैप्टर पूरा हो जाएगा उस पर हम ढेरों क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या है आप वैसे तो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता ही देता हूँ जो आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो नए क्वेश्चन हैं उसको किस तरीके से हमें करना है, हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे मैथ की बात हो चाहे साइंस की बात हो। ठीक है, उस पर नए क्वेश्चन भी आएंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और वो सिर्फ क्या है आपके लेवल के अकॉर्डिंग होंगे। लेवल से बाहर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको गुमराह किया जा सकता है किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। जो भी आपका यदि बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ आपको कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। यहाँ पे आपको लगभग जो मैंने आपको बातें लिख रखी हैं ये सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी बोर्ड पे लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपको उसको तो किसी न किसी हालात में आपको याद करना ही है। बाकी बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो मैं बता देता हूँ समझाते वक्त, तो आप चाहें तो उसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।